हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 को डील कर लिया था। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8 अथॉरिटीज़ को लेकर। चैप्टर नंबर 8 में अथॉरिटीज़ के बारे में बात किया गया, तो जो सेक्शन नंबर 48 है वो बात करता है अथॉरिटीज़ अंडर दिस एक्ट। अथॉरिटी जो वर्ड यूज़ किया गया है उसके अंदर कौन कौन आता है, तो देयर शैल बी फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। पहला, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर। बी, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर अदर क्लास ऑफ ऑफिसर जो कि अपॉइंट किए जाए। सेक्शन 49 में बता दिया गया है कि जो अपॉइंटमेंट एंड पावर है अथॉरिटीज़ का वो क्या होगा। तो जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इनको, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथोराइज करेगी किसी भी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाए टू अपॉइंट अदर अथॉरिटीज़ बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये जो अथॉरिटीज़ देने का काम भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा सब चीज़। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 50 में। सेक्शन नंबर 50 में बता दिए कि जो पावर होगा अथॉरिटीज़ का वो कैसा पावर होगा। समन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस को लेके क्या पावर होंगे सेक्शन नंबर 50 में बताया। ये इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या पावर्स होते हैं समन्स के रिगार्डिंग और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अथॉरिटी के पास। तो जैसा कि एक सिविल कोर्ट के पास पावर होता है अंडर सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, वही पावर होंगे इसमें भी अथॉरिटीज़ के पास। जैसे कि डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, साथ ही साथ एनफोर्स करवा सकते हैं और कंपेलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिसीव एविडेंस कर सकते हैं, इशू कमीशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 51 में जुरिसडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज़ को लेके। जुरिसडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज़ मतलब क्या जुरिसडिक्शन होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। Authorities shall exercise all or any of powers, perform all or any functions assigned to such authorities by this act or rules framed under which such direction as the central government may issue। तो ये jurisdiction कौन डिसाइड कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्राइटेरिया रखेगा किसी भी जुरिसडिक्शन को डिसाइड करने के लिए, तो पहला होगा टेरिटोरियल एरिया, क्लासेस ऑफ पर्सन, क्लासेस ऑफ केसेस और अदर क्राइटेरिया जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 52 में। सेक्शन नंबर 52 बताता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन। पावर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में, ज़्यादा कुछ अंदर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्शन इशू कर सकती है अथॉरिटीज़ को, ये सिंपल सादा नियम है। अब एम्पावरमेंट ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल और जनरल ऑर्डर से जो एम्पावर कर सकती है किसी भी ऑफिसर को जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट एज अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। किसी भी डायरेक्टर को और या फिर अदर ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर है उसको अथॉरिटी के जैसा पावर दिया जा सकता है। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 54 में। सेक्शन नंबर 54 में बता दिया कि सर्टेन ऑफिसर जो है रजिस्ट करेंगे इंक्वायरी में। जब भी अथॉरिटी इंक्वायरी कर रही होगी तो जो कुछ ऑफिसर्स होंगे वो एजिस्ट करेंगे उनको। कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स होंगे, तो उनकी लिस्ट दी हुई है। जैसे कि जो ऑफिसर्स है कस्टम और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के, नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट मतलब एनडीपीएस के जो ऑफिसर्स हैं वो। उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वो हेल्प करेंगी। जो मेंबर्स हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के, जैसे कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ऑफिसर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सेबी के जो ऑफिसर्स होंगे वो हेल्प करेंगे। उसके बाद ये पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में आपको सिर्फ एक बार देख कर जाना है, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ऑफिसर्स ऑफ आईआरडीए जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और ऑफिसर्स ऑफ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत है। ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ऑफिसर्स,
रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जो कि स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के में जिनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है रजिस्टर मोटर व्हीकल्स जो कि रजिस्टर करती है मोटर व्हीकल्स को मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वो। उसके बाद जो ऑफिसर है और मेंबर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के, वो हेल्प करेंगे। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके जो ऑफिसर्स होंगे वो हेल्प करेंगे। कंपनी सेक्रेटरीज के ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स हेल्प करेंगे। और ऑफिसर्स ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट जैसा कि सेंट्रल एक्ट या फिर स्टेट एक्ट में बनाए गए हैं। तो ये था सेक्शन नंबर हमारा 54। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि डील करता है चैप्टर नंबर 9। इसमें बता दिया गया रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर्स अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट सीआरपीसी के में 105A में दिया हुआ है। तो ये जो प्रोविजंस हैं वो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये कुछ ना कुछ सिमिलर प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के जैसे। तो इसमें ये बताया गया है कि डेफिनेशन सेक्शन नंबर 55 डील करता है डेफिनेशन से। तो इसमें क्लॉज ए में बताया कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कौन सा स्टेट माना जाएगा? तो ऐसी कंट्री या प्लेस आउटसाइड इंडिया जिसका अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री थ्रू अ ट्रीटी और अदरवाइज। एक अरेंजमेंट बनाया गया बाय अ ट्रीटी, तो वो स्टेट क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। और जो अरेंजमेंट बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया? ये वो बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब आते हैं बी में आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का डेफिनेशन में बता दिया गया कि ऐसा इंक्लूड्स, आइडेंटिफाइंग में क्या इंक्लूड होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ दैट प्रॉपर्टी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 3। ऐसा प्रूफ जिससे पता चल रहा है कि जो प्रॉपर्टी डिराइव की गई है वो कमीशन ऑफ ऑफेंस जो सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है उसमें इन्वॉल्व थी। अब आते हैं ट्रेसिंग। 2C में बता दिया, ट्रेसिंग में बता दिया डिटरमाइनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जब नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट या फिर ओनरशिप का पता लगाना होगा प्रॉपर्टी का, तब उसको बोलेंगे ट्रेसिंग। अब आते हैं सेक्शन नंबर 56 में। सेक्शन नंबर 56 से बात करता है एग्रीमेंट्स विथ फॉरेन कंट्रीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर करेगी एग्रीमेंट में कि वो इन्फोर्स कर सकती है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी करस्पॉन्डिंग लॉ। तब ये जो है ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में निकाला जाएगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 57 में। सेक्शन नंबर 57 में जनरली कुछ नहीं बताया, सिर्फ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में बात की है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में बता दिया गया कि नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और अंडर सीआरपीसी या फिर इस एक्ट में जो भी दिया हुआ है उसको देखते हुए, इफ़ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस, ऑफेंस में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक एप्लीकेशन मूव किया गया है स्पेशल कोर्ट को, इसके द्वारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर ऐसा ऑफिसर जो कि सुपीरियर इन रैंक है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, वो एप्लीकेशन मूव किया है कि एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस एंड ही इज़ ऑफ ओपिनियन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ओपिनियन है कि ऐसा एविडेंस मे बी अवेलेबल इन एनी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। जो एविडेंस है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है एंड स्पेशल कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन। और स्पेशल कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है और स्पेशल कोर्ट को लगता है कि ऐसे एविडेंस को जो है कनेक्शन बैठ रहा है इस ऑफेंस से और इस एविडेंस का लिया जाना ज़रूरी है विद एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तब स्पेशल कोर्ट क्या इशू करेगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। किसको? कोर्ट या फिर अदर अथॉरिटी को जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं जाएगा, यहाँ पे वहाँ के कोर्ट या फिर वहाँ के अथॉरिटी को ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को, जो अपना यहाँ का स्पेशल कोर्ट है, वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करेगा कि वो लोग एग्जामिन करें फैक्ट को और सर्कमस्टेंसेस को और टेक सच स्टेप एज स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफाई और फॉरवर्ड करें ऑल एविडेंस जो भी टेकन या फिर कलेक्टेड किया गया है। उसके बाद यही बात की गई है कि जो भी एविडेंस
दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है उसको टेक मतलब लेके और कलेक्ट करके वापस स्पेशल कोर्ट को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ तक था सेक्शन नंबर 57। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 58 में। सेक्शन नंबर 58 जो डील करता है वो बताता है कि असिस्टेंस और टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन अ सर्टेन केसेस। असिस्टेंस प्रोवाइड करना कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को इन सर्टेन केसेस, जहाँ कहीं जैसे कि अभी हमने 57 में एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है, वैसे ही 58 में अगर कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इंडिया में आता है तब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा। जो स्पेशल कोर्ट होगा वो उस या फिर जो अदर अथॉरिटी है वो एग्जामिन करवाएगा और जो भी उसको लगता है वो डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करेगा और वापस उसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में भेज देगा। जैसे कि सेक्शन 57 में वो यहाँ आ रहा था वो यहाँ से वहाँ जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 58A में, स्पेशल कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी। स्पेशल कोर्ट जो है वो रिलीज करेंगे प्रॉपर्टी को वेयर ऑन क्लोजर ऑफ क्रिमिनल केस, जब क्रिमिनल केस का क्लोजर या फिर कंक्लूजन हो जाता है, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इन अ क्रिमिनल कोर्ट आउटसाइड इंडिया under the corresponding law of of any other country. Such court finds that the offence of money laundering has not taken place or property in India was not involved in money laundering, तब special court on application of the concerned person or director after notice to other party release the such property। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि क्लोजर हो जाता है क्रिमिनल केस का या फिर कंक्लूजन हो जाता है ट्रायल का क्रिमिनल कोर्ट में आउटसाइड इंडिया, तब अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो इन्वॉल्व नहीं थी मनी लॉन्ड्रिंग में, तब स्पेशल कोर्ट एप्लीकेशन जो लगाएगा कंसर्न पर्सन जो लगा रहा है उसके बिहाफ में वो जो स्पेशल कोर्ट है जिसने प्रॉपर्टी को फ्रोज करके रखा हुआ था वो रिलीज़ करेगा उस प्रॉपर्टी को ऑन क्लोजर या फिर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे। तो यही था एकदम इजी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 58 है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 58B। 58B में बता दिया गया है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और अथॉरिटी फॉर कॉन्फिस्केशन और रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ कहीं भी ट्रायल चल रहा हो अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ और एनी अदर कंट्री कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय द रीजन ऑफ हिज डेथ ऑफ द एक्यूज और एक्यूज बीइंग डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एनी अदर रीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट shall on the receipt of letter of request from a court or authority in contracting state requesting for confiscation or release of property forward the same to the director to move the application before special court। यहाँ पे बताया गया है कि जो 58B में अगर 58B में ये बताया गया है कि अगर कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आता है किससे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से कि भाई वो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है मौजूद है वो इन्वॉल्व नहीं थी, तब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टर को फॉरवर्ड करेगी और वो जो प्रॉपर्टी है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। एकदम सिंपल है सेक्शन नंबर 58B। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 59। सेक्शन नंबर 59 में बताया गया कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रोसेसेस एंड असिस्टेंस फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो रिलेशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 डिजायर्स दैट समन टू एन एक्यूज्ड पर्सन वारंट ऑफ अरेस्ट टू एक्यूज्ड पर्सन समन टू एनी पर्सन रिक्वायर हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस और सर्च वारंट issued it shall be served or executed in contracting state, it shall send the summon or warrant in duplicate in such form to such court, judge or magistrate through such authorities as the central government by notification direct। तो यहाँ पे अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि वो एक्यूज को समन किया जाना है या वारंट किया जाना है या फिर किसी अदर पर्सन को समन किया जाना है कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सर्च वारंट इशू करना है, तो ये सारे चीज़ स्पेशल कोर्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में भी वहाँ के जज कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट को वो सेम वारंट भेजेगा डुप्लीकेट में, थ्रू किसके थ्रू भेजेगा, सच अथॉरिटी जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे उसके थ्रू वो भेजेगा और वहाँ पे वो चीज़ एग्जीक्यूट की जाएगी। और सेम चीज़ अगर इंडिया में आ रहा है तो ये क्लॉज 2 में बताया गया है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 60 में। सेक्शन नंबर 60 बात करता है अटैचमेंट, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन एटसेट्रा ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और इंडिया, वेयर डायरेक्टर जो कि डायरेक्टर है उसने ऑर्डर किया था अटैचमेंट का सेक्शन 5 में या फिर फ्रीजिंग का ऑर्डर किया था सेक्शन 17 के क्लॉज 1A में,
या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो सेक्शन 8 के अंतर्गत ऑर्डर पास किया था प्रॉपर्टी को लेके, और या फिर स्पेशल कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया था कन्फिस्केशन का प्रॉपर्टी को लेके अंडर सेक्शन 8 की क्लॉज 5 और 6 में, तब उस प्रॉपर्टी को जो कि सस्पेक्टेड है टू बी, वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, तो जो स्पेशल कोर्ट है वो किसके एप्लीकेशन पे, डायरेक्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो कि मैनेजर होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो कि प्रॉपर्टी का मैनेजर है वो एप्लीकेशन लगा रहा है स्पेशल कोर्ट में, जो कि अपॉइंट किया गया था सेक्शन 10(1)(a) में 10 के क्लॉज 1 में, वो में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर। तो जो स्पेशल कोर्ट है वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा उस अदर कोर्ट या फिर अथॉरिटी के जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। तो ये बताया गया है सेक्शन 60 के क्लॉज 1 में। और वही चीज़ जब इंडिया में होगी तो उसके लिए क्लॉज 2 में बता दिया गया है। तो आज का वीडियो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।